जय हिंद दोस्तों, मैं के गुरु आपका कौटल एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक विशेष टॉपिक की, एक विशेष अध्याय की, जिसका नाम है समास। इससे पहले हम संधियों पर चर्चा कर चुके हैं, संधियों के नियम देख चुके हैं, जहां पर हमने बताया था कि संधि दो वर्णों का मेल है। वहीं हम समास पे बात करें तो समास समधन आस से मिलकर बना होता है। समास शब्द समधन आस से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है बराबर बराबर पास बिठाना। वहीं हम समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, अर्थात किसी बात को कम से कम शब्दों में कहने के लिए, लिखने के लिए जिस युक्ति का हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास दो पदों का मेल है। अब दो पदों का मेल है, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ चीजों का लोप हो जाता है और ये छोटा हो जाता है। दो पदों का मेल है, जैसे कि हम उदाहरण में यहां देखते हैं कि एक ये बात लिखी हुई है गंगा का जल, ये तीन शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है, जल भी है और गंगा भी है, एक का लगा हुआ है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। जब इसमें हम समास का नियम लगाएंगे तो इसमें से जो का जोड़ने वाला था इसका लोप हो जाएगा गंगा जल, मतलब उससे छोटा हो गया। इसने अपने अर्थ संक्षेप को यहां पर सार्थक कर दिया। जिसमें समास का नियम लगा होता है उस पद को सामासिक या समस्त पद कहा जाता है, उसको सामासिक या समस्त पद कहा जाता है। जिसमें दो पद होते हैं, एक पहला एक दूसरा, तो पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाएगा। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाएगा। अगर हम इसको पुनः उसी स्थिति में लेकर आएं, वापस लेकर आएं, तो वही कहलाता है समास विग्रह। विग्रह मतलब होता है विस्तारित करना, समास मतलब होता है संक्षिप्त करना। तो समास का अर्थ संक्षिप्त होता है, दो पदों का मेल होता है, समधन आस से मिलकर बना होता है। जिसमें समास का नियम लग चुका होता है वो सामासिक या समस्त पद कहलाता है। इसमें पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इसको पुनः इसी स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह कहलाता है। अब वहीं हम समास के भेदों की चर्चा करें तो देखते हैं कि समास के 6 भेद बताए गए हैं। समास के 6 भेद बताए गए हैं। अब 6 भेद कौन कौन से हैं उन पर अपन दृष्टि डाल देते हैं थोड़ी सी। पहला है अव्ययीभाव समास। पहला क्या है? अव्ययीभाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। पंचम है या पांचवा है द्वंद्व समास, और छठवां है बहुब्रीहि समास। समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन अगर वहीं पद प्रधानता की बात आ जाए या कामता प्रसाद गुरु की बात आ जाए तो समास के केवल और केवल 4 ही भेद माने जाते हैं। पहला माना जाता है अव्ययीभाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा माना जाता है तत्पुरुष, इसी के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास को रख दिया जाता है। और इन तीनों में जो पद प्रधान होता है वो हो जाता है उत्तर पद। इसी में कर्मधारय आ जाता है और द्विगु आ जाता है, और इसका पद कौन सा प्रधान हो जाता है? उत्तर पद प्रधान हो जाता है। वहीं तीसरा होता है द्वंद्व समास, जिनमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और चौथा होता है बहुब्रीहि समास, जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है। आज हम बात करते हैं अव्ययीभाव समास पर। ये समास क्या होता है, अव्ययीभाव, इसकी पहचान क्या है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या है। तो अव्ययीभाव समास कहता है कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहा जाता है। अव्यय या आविकारी। अव्यय आविकारी ऐसे शब्द होते हैं जिनमें वचन और लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय या आविकारी कहलाते हैं। इसकी खास बात है जो याद करने वाली है कि इसके सामासिक पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। इसके सामासिक पदों का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में किया जाता है। और प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि कौन सा सामासिक पद है या किस समास के सामासिक पद हैं जिनका प्रयोग हम क्रिया विशेषण के रूप में कर सकते हैं, तो वो एक ही बनता है अव्ययीभाव समास। अब देखते हैं हम इसको पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानना बड़ा ही सरल है, जितना यहाँ लिखा है बस आपको उतना ही याद रखना है कि इसमें उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। उपसर्ग कौन कौन से? आ, प्रति, प्रा, पर, उप, अनु, सा, यथा, भर, बस इतने ही। इसमें कुछ इसके अलावा उर्दू के उपसर्ग भी आ जाते हैं, जैसे ला, ना, बे, लेकिन इन्हें तभी माना जाता है जब ऑप्शन में नत्र समास ना हो।
तो इनका प्रयोग भी अगर हो जाए तो इनको भी अव्ययी भाव मान ले जाते हैं, लेकिन नत्र समास नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका मतलब ना होता है, नहीं होता है, और नत्र समास का प्रयोग भी नहीं को ही प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अब इसकी दूसरी पहचान है कि शब्दों की पुनरावृत्ति भी हो। तो शब्दों की पुनरावृत्ति कैसी होती है? जब दो पद आते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों ही एक ही आ जाए बार बार घूमकर, जैसे बारंबार, जैसे बारंबार, तो बार बार दो बार आ गया। उसी प्रकार से दिनानुदिन, जैसे दिन और दिन दो बार आ गया, तो यही कहते हैं कि शब्दों की पुनरावृत्ति इस प्रकार से हो। और हम अगर उपसर्गों की बात करें तो जो यहाँ पर लगा हुआ है प्रति प्लस एक, प्रत्येक, तो इसका अर्थ होता है हर एक। तो ये विग्रह हैं, ये सामासिक पद हैं। अगर आप सामासिक पदों को ध्यान से देखेंगे तो हर पद में एक यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, हर पद में एक यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है, जो आपको ऊपर लिखे हुए उपसर्गों को बता रहा है। अगर आपको कहीं भी किसी भी पद में इस प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग मिल जाए या फिर इस प्रकार शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, तो आप वहां पर बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि यहां पर अव्ययीभाव समास ही होगा। तो अव्ययीभाव समास की बस इतनी सी पहचान है कि आ, प्रति, पर, प्रा, उप, अनु, सा, यथा, भर, बस इतने ही उपसर्ग याद रखने हैं। और भी कुछ उपसर्ग हैं जो मैंने यहां पर लिखे हैं, इसके साथ यावत भी यहां पर प्रयोग होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और इनको अगर ऑप्शन में नत्र समास ना हो, अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नत्र समास ना हो, तो ला, ना, वे, बद, इनका भी प्रयोग हम अव्ययीभाव समास के अंतर्गत ही कर लेते हैं। ये था हमारा अव्ययीभाव। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास पे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं तत्पुरुष समास पर। अब तत्पुरुष समास क्या कहता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कारक विभक्ति चिन्हों को समझना पड़ेगा, तब हम इनकी जानकारी सही तरीके से लगा सकते हैं। उसके पहले हम तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं क्या कहती है। तत्पुरुष समास की परिभाषा कहती है कि जहां सामासिक पदों में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, जहां सामासिक पदों में कारक विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाए, वहां तत्पुरुष समास होता है। तो वहां तत्पुरुष समास होता है। यहां पर कर्ता कारक को और संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें और हम इसकी बात करें तो इनको छोड़ दिया जाता है, यहां पर हम इनको नहीं लेते। अर्थात हमारे कारक 8 होते हैं। 8 कौन कौन से होते हैं? कर्ता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें से हमने 8वां छोड़ दिया और पहला छोड़ दिया। बाकी कर्म तत्पुरुष से लेकर अधिकरण तत्पुरुष तक ये समास के भेद बनते हैं। तो बात ये आ रही है कि हमने इनको क्यों छोड़ा। तो आप यहां पर देखिए कि हमारे तत्पुरुष समास का जो पद प्रधान है वो उत्तर पद प्रधान है। अब उत्तर पद प्रधान है तो सीधी सी बात है बाद वाला पद प्रधान है। लेकिन अगर आप कर्ता कारक को देखेंगे तो ये कर्ता कारक पहले पद पर आता है, कर्ता हमेशा पहले पद पर आता है। इसलिए कर्ता और कर्ता की जगह लगने वाला दूसरा पद संबोधन कहलाता है, इसलिए इसको भी छोड़ दिया और कर्ता को भी छोड़ दिया। तो इसका पहला जो भेद प्रारंभ होगा वो कर्म तत्पुरुष से होगा और कर्म की विभक्ति होती है को। तो आइए हम देखते हैं इसके भेद। इनके भेदों को ही समझना आवश्यक है क्योंकि उसी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पास बनेंगे। तो पहला है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष समास, क्योंकि प्रथम हम कर्ता तो छोड़ ही चुके हैं, तो द्वितीय से प्रारंभ होगा और कर्म तत्पुरुष। तो यहां पर लिखा है इसके सामासिक पदों में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब इसके सामासिक पद हमारे सामने आएंगे तो होगा क्या कि सामासिक पदों के मध्य को छुपा हुआ रहेगा। जब आप विग्रह करोगे तो वो बाहर निकल के आएगा। जैसे रथ चालक, जैसे रथ चालक, तो रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, गिरधर, गिरी को धारण करने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला। अगर हम गौर से देखें तो इसको पहचाने कैसे कि को लगे, तो आपको बस इतना करना है कि को अगर पहचानना है कि इनके मध्य को लगेगा या नहीं लगेगा, तो आप जो उत्तर पद है इससे किसको का प्रश्न कीजिए। जैसे यहाँ लगेगा रथ चालक, तो चालक है चलाने वाला, तो किसको चलाता है? रथ को चलाता है। जेब कतरा किसको काटता है? जेब को काटता है। चिड़ी मार किसको मारता है? चिड़िया को मारता है। तो आपको उत्तर पद से किसको का प्रश्न करना है? और जो उत्तर है वो पहला पद देगा।
ये इसकी ट्रिक है पहचानने की। अगर आप किसको चूमता है, गगन को चूमता है, किसको धारण करता है, गिरि को धारण करता है, किसको हरता है, मन को हरता है। इस प्रकार अगर आप किसको से प्रश्न करेंगे तो आप कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष को पूर्ण रूपेण सही कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका अगला भेद। तो इसका अगला भेद कहता है कर्ण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष समास, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी तत्पुरुष होगा, चाहे कर्ण हो चाहे कर्म हो, उसकी विभक्ति यहाँ पर आती जाएगी, उसकी विभक्ति का लोप होता जाएगा। वहीं हम यहाँ देखते हैं कि इसकी विभक्ति क्या है, एक तो से है और दूसरी के द्वारा है। अब कर्ण की जो से होता है वो साथ बताने के लिए आता है, वो साथ बताने के लिए आता है। और के द्वारा का जहां प्रयोग होता है तो के द्वारा का प्रयोग इसमें होता है किसी चीज को बनाने के लिए या रचना करने के लिए, दो चीजों के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं कैसे प्रयोग होता है। साथ मतलब दो शब्द जब साथ हो रहे हो तो वहां से लगेगा तो कर्ण होगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की रचना कर रहा है, किसी चीज को बना रहा है, तो वहां के द्वारा लगेगा। या कोई व्यक्ति किसी चीज को दे रहा है तो वहां भी के द्वारा ही लगता है। कैसे लगता है, जैसे लिखा है रोगग्रस्त, तो यहां हो जाएगा रोग से ग्रस्त। रोगग्रस्त का मतलब क्या होता है, रोग बिल्कुल साथ में जुड़ा हुआ है। ऋणग्रस्त, तो इसका मतलब क्या होता है, ऋण से ग्रस्त, मतलब ऋण पास में है। धनवान, धन पास में है तो धन से बान। पुत्रवान, पुत्र पास में तो पुत्र से बान। चरित्रवान, जिसके पास चरित्र है तो चरित्र से बान। और भयाकुल, मतलब जो भय से डर रहा है तो भय साथ में जुड़ा हुआ है, भयाकुल हो जाएगा। वहां हम इसके के द्वारा के उदाहरण देखें तो यहां आएगा तुलसी कृत। कृत का मतलब होता है रचना करना। तो मैंने बताया था कि अगर कोई किसी चीज की रचना करता है तो वहां के द्वारा लगेगा, तो इसका विग्रह बनेगा रचना कृत। तुलसी कृत का वचन बन जाएगा कि तुलसी के द्वारा कृत। और वहीं अगर आ जाए गुरु प्रदत्त, तो इसका बनेगा गुरु के द्वारा दिया गया। प्रदत्त मतलब होता है प्रदान करना या देना, तो यहां देने की क्रिया लगी है, इतनी जगह के द्वारा आता है। ये आपको ध्यान रखना है, या साथ में लिखते चलना है। अगर आपको लिखना हो, नोट्स बनाना हो, तो संक्षिप्त नोट्स आप यहां पर बना सकते हो, इनकी ट्रिकें यहां पर लिख सकते हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेंगी। इसके बाद हम देखते हैं तत्पुरुष का अगला भेद। तो तत्पुरुष का अगला भेद कहता है संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष समास क्या कहता है कि इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए होती है। क्या होती है, के लिए होती है। अब देखते हैं हम यहाँ पर के लिए कहाँ लगाया जाता है। तो यहाँ आके हम देख लेते हैं के लिए कहाँ लगता है। तो के लिए वहां लगता है जब किसी वस्तु को, वस्तु का मतलब यहाँ स्थान भी हो सकता है, घर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वस्तु मतलब नाउन, संज्ञा। वस्तु को किसी विशेष उद्देश्य के लिए निश्चित कर दिया गया हो तो वहां के लिए लगता है। और दूसरा, इसमें जो वस्तुएं हो वो कृत्रिम होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए, कृत्रिम होनी चाहिए। अब देखते हैं विद्यालय यहां लिखा है, तो विद्या के लिए आलय, मतलब हमने जो आलय था वो निश्चित किया था विद्या के लिए, इसलिए विद्या के लिए आलय लगा। यहाँ शाला हमने निश्चित की थी प्रयोग के लिए, इसलिए प्रयोग के लिए शाला लगी। वहीं हमने ये घर निश्चित किया था रसोई के लिए, तो ये रसोई के लिए घर हुआ। और वहीं हमने एक कड़ी को निश्चित किया था हाथ के लिए, तो ये हाथों की कड़ी हो गया। और ये सब देखिए आप, सब कृत्रिम है, सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, कोई भी शब्द प्राकृतिक नहीं है। इसमें प्राकृतिक आएगा ही नहीं, सभी वस्तुएं कृत्रिम ही आएगी। अगली हम बात करते हैं तत्पुरुष के चौथे भेद पर। तो तत्पुरुष का चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास। आप अपादान को देखिए, इसकी विभक्ति होती है से। अब इसकी विभक्ति से होती है, लेकिन ये अलग करती है। ये क्या करती है, अलग करती है। अलग क्या करेगी कि जैसे कर्ण में दो पद संग में आ रहे थे, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए से लग रहा था, साथ बताने के लिए, ये दूर करने के लिए लग जाएगा से। यहां से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगी चीजें। कैसे हो जाएंगी दूर, जैसे रोग मुक्त, तो आप यहां देखिए रोग से मुक्त मतलब रोग दूर हो गया। वहीं आप लिखेंगे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त मतलब ऋण दूर हो गया। चरित्रहीन मतलब जो चरित्र से भटक गया हो, चरित्र से दूर हो गया हो। पथभ्रष्ट जो अपने पथ से दूर हो गया हो, भ्रष्ट हो गया हो, पथभ्रष्ट। और धनहीन जो अपने धन से वंचित हो गया हो, वहां धनहीन लगेगा, मतलब ये दूर करने के लिए आएगी। इसी के बाद हम अगला भेद पढ़ते हैं, पांचवा संबंध तत्पुरुष या षष्ठी तत्पुरुष समास। तो सीधी सी बात है कि संबंध में संबंध कारक की विभक्ति का की के का लोप हो जाता है। का की के का लोप हो जाता है। का की के कहां लगता है, तो देखते हैं का की के। अब ये कहां लगते हैं, इनको देख लेते हैं।
तो ये कहाँ लगते हैं? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु का अंश हो, दूसरी वस्तु का अंश हो या मालिक हो। मतलब यहां मालिक के साथ उसकी वस्तु का नाम लिखा आ जाए या कोई ऐसी वस्तु के नाम लिखा आ जाए जो दूसरा वाला पद पहली वाले पद का अंश हो या उसका टुकड़ा हो, तो वहां पर लग जाता है। जैसे आप देखिए हिमालय, तो जो आलय है वो हिम का ही है, हिम का अंश है, उसका ही टुकड़ा है, इसलिए हिम का आलय है। दशरथ पुत्र, जो पुत्र हैं वो दशरथ के अंश हैं, इसलिए लगता है कि। जिस प्रकार लीला ये राम की कथा का अंश है, इसलिए की लगता है। वहीं लगा है शिव भक्ति, जो हम भक्ति कर रहे हैं वो शिव का अंश है, इसलिए शिव की भक्ति है। और वहीं जल गंगा का अंश है, इसलिए गंगा जल में गंगा का जल लगाते हैं। तो इसके लगाने के ये हैं, आप इन्हें ट्रिकों को नोट कर सकते हैं और संक्षिप्त नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर मदद करते रहेंगे। अगला हम देखते हैं और तत्पुरुष का अंतम भेद, जिसका नाम है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास। अब हम इस पर बात करते हैं कि अंतिम भेद अधिकरण है, वो इसकी विभक्ति है मैं पर, मतलब इसके सामासिक पदों में मैं और पर दो विभक्तियों का लोप हो जाएगा। मैं और पर दो विभक्तियों का लोप हो जाएगा। अब दो विभक्तियों का लोप कहाँ होता है वो देखो। तो मैं का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? एक तो किसी चीज में पूर्ण रूपेण डूबने के लिए, या मय होने के लिए, मय मतलब भी डूबना होता है, या निपुण होने के लिए, तो मैं लगता है। तीसरा पर कहाँ लगता है? किसी चीज के ऊपर होने के लिए, वहां पर लगता है। मैं और कहाँ लगता है? जब एक का चयन करना हो तो वहां मैं लगता है। इतनी चीजों में यहां पर मैं लगता है। देखते हैं कहाँ कहाँ लगता है। तो आनंद मग्न, मतलब आनंद में डूब जाना, तो आनंद में मग्न, इसलिए मैं लगेगा। यहां लिखा है कवि श्रेष्ठ, मतलब बहुत से कवियों में से एक को चुनना है, इसलिए कवियों में श्रेष्ठ। यहां लिखा है नरोत्तम, बहुत से नरों में से एक मनुष्य को चुनना है, इसलिए नरों में उत्तम। यहां लिखा है पुरुषोत्तम, अर्थात बहुत सौ में से एक को चुनना है, इसलिए पुरुषों में उत्तम। यहां लिखा है दही बड़ा, मतलब बड़ा दही में डूब गया है, तो यहां हो गया दही बड़ा। अब देखते हैं हम पर का प्रयोग कहां होगा। जैसे रेलगाड़ी, तो जो गाड़ी है वो रेल पर चलती है, तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। और इसी प्रकार आप बीती, जो बीती है वो हमारे ऊपर बीती है, इसलिए आप पर बीती, तो यहां पर का प्रयोग हो जाएगा। मैंने अव्ययीभाव और तत्पुरुष समास के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज हम बात करने वाले हैं समास के तीसरे भेद कर्मधारय समास पर। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या कहती है? ये परिभाषा कहती है कि जिस समास का पूर्व पद, जिस समास का पूर्व पद विशेषण या उपमान हो और उत्तर पद विशेष या उपमेय हो, ऐसा समास कर्मधारय समास कहलाता है। तो यहां हमें जानना ये जरूरी है कि विशेषण विशेष क्या होता है और उपमेय उपमान क्या होता है। हमें यहां जानना ये जरूरी हो जाता है कि विशेषण विशेष होता क्या है। तो अब हम विशेषण विशेष पर चर्चा करें तो विशेषण विशेष क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि जो हमारा पहला वाला पद है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं, और एक दूसरा वाला पद जिसे हम उत्तर पद कहते हैं, इसकी जानकारी मैं इससे पहले वाले वीडियो में दे चुका हूं कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। अब हम यहां देखते हैं कि ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। अब इन दोनों पदों में से एक पद रहेगा संज्ञा, एक पद क्या रहेगा? संज्ञा रहेगा। तो एक पद संज्ञा है और इस संज्ञा की कोई ना कोई पहचान या कोई ना कोई विशेषता ये पहले वाला पद यहां बता रहा होगा। अर्थात इस वाले पद को जो निश्चित कर रहा होगा विशेषण के साथ, वो पहला वाला पद कर रहा होगा। अगर ऐसा संबंध कहीं भी देखने को आपको मिलता है तो उसमें विशेषण विशेष संबंध होता है, मतलब पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। देखते हैं इसके उदाहरण कैसे बनते हैं। तो उदाहरण यहां देखिए, विशेषण विशेष संबंध में जब किसी संज्ञा की कोई विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी बताई जाती है उस संज्ञा को विशेष कहते हैं। तो आप यहां देखेंगे इसके उदाहरणों में कि पीछे पीछे वाला जो पद है वो किसी न किसी संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे संज्ञा को? जैसे कंठ मतलब गला, अंबर मतलब कपड़ा, देव मतलब देव, आत्मा मतलब आत्मा। और इनका आगे आगे वाला पद अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई विशेषण है। नील मतलब नीला विशेषण होता है, पीला विशेषण होता है, महान विशेषण होता है, महान विशेषण होता है। तो इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो कंठ, पीला है जो अंबर, महान है जो देवता और महान है जो
आत्मा। अर्थात हमें पहचानने के लिए यहाँ पर विशेषण विशेष और उपमेय उपमान संबंध को पहचानना था, जिसमें से पहला जो विशेषण विशेष संबंध है इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी प्रकार से और भी उदाहरण देख सकते हैं। अंधकूप, कूप मतलब होता है कुआं, अंधा मतलब होता है गहरा, मतलब गहरा है जो कुआं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। महाकाव्य, काव्य मतलब होता है पोयम, मतलब कविता, महान है जो कविता या बड़ी है जो कविता वो महाकाव्य होती है। तो आगे वाला पद विशेषण होना चाहिए, वो उसकी विशेषता बताना चाहिए, तब विशेषण विशेष से संबंध से इसके उदाहरण बनते हैं। आइए देखते हैं इसका दूसरा उपमेय उपमान संबंध। तो उपमेय उपमान संबंध क्या कहता है कि जिस समास का पहला पद उपमान हो, दूसरा पद उपमेय हो, अर्थात यहां पर दो संज्ञाओं की तुलना हो रही हो समान गुणों के आधार पर। यहां लिखा हुआ है कि समान गुणों के आधार पर तुलना हो रही हो अन्य वस्तु से, तो उसे उपमेय उपमान संबंध कहते हैं। मतलब यहां ऐसे दो पद आएंगे जो तुलनात्मक होंगे, दोनों ही संज्ञा रहेंगी, ध्यान रखना, लेकिन इस पूरे उदाहरण में एक कोई ऐसी संज्ञा रहेगी जो अपने किसी विशेष गुण के लिए जानी जाती होगी, अपने जो किसी विशेष गुण के लिए जानी जाती है। जैसे मृग आंखों की सुंदरता के लिए जाना जाता है, कनक चमक के लिए जाना जाता है, कमल कोमलता के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए या प्रताप के लिए, और सिंह मतलब अपनी बहादुरी के लिए। तो यहां पर हम समान गुणों के आधार पर दूसरी चीज की तुलना करते हैं। अब देखो यहाँ आंखों की सुंदरता के लिए हिरण जाना जाता है, तो पीछे नयन ही जुड़ा है, मृग के समान नयन, कनक के समान लता, कनक के समान चरण, सूर्य के समान प्रताप, सिंह के समान पुरुष। तो ये वाला पद जो कहलाता है वो उपमेय उपमान संबंध कहलाता है। और भी उदाहरण हम देख सकते हैं उपमेय उपमान संबंध में, जैसे मन सरोज, सरोज मतलब होता है कमल, कमल का अर्थ होता है कोमलता, और मन, अगर मन कमल के समान कोमल है तो वो कहलाएगा मन सरोज। इसी प्रकार से पद कमल, अगर किसी के चरण कमल के समान कोमल हैं तो पद कमल हो जाता है, तो ये हो जाएगा पद कमल। तो यहां पर दोनों ही संज्ञा आएंगी, एक संज्ञा किसी विशेष गुण को धारण करने वाली होगी, दूसरी सामान्य होगी जो उस समान गुण को धारण कर रही होगी। अगर ऐसे उदाहरण कहीं भी मिलते हैं तो उपमेय उपमान संबंध से ये भी कर्मधारय ही समास हो जाता है। तो ये तो था कर्मधारय समास, जिसमें दो प्रवृत्तियां हमको देखने को मिली हैं। पहला मिला है विशेषण विशेष संबंध और दूसरा मिला है उपमेय उपमान संबंध। इसके बाद हम चौथे समास पर बात करते हैं। चौथा समास है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास पहचानना बेहद सरल होता है। यहां पर स्पष्ट लिखा है कि इसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। पहला पद मैंने पहले बताया कि दो पद होते हैं, एक तो होता है हमारा पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो पूर्व पद मतलब पहला पद ये कोई संख्या की ओर सूचित करेगा, और जो उत्तर पद होगा वो कोई संज्ञा होगी, मतलब कोई अन्य पद होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ लगा है सप्ताह, तो सप्त मतलब होता है सात, आह मतलब होता है दिन। जैसे लिखा है दोपहर, तो दो मतलब होता है दोपहर, मतलब होता है टाइम, एक समय को बताने वाला। त्रिभुज, तिर मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, फला, तो त्रि मतलब तीन, फला मतलब फल, पंचबटी, बट मतलब बट वृक्ष, पांच मतलब पांच। तो यहाँ पहले वाला पद किसी संख्या को बताएगा, दूसरा पद कोई अन्य संज्ञा लगी होगी। तो यहाँ 7 दिनों का समूह, 2 पहरों का समूह, 3 भुजाओं का, 4 फलों का, 5 बटों का समूह। यहाँ पर और भी होता है त्रिभुवन, चौराहा, तिराहा, 12 मासा, इस प्रकार के। तो पहला पद 12, 3, 4 और वापस 3। तो इस प्रकार के उदाहरण इसमें आएंगे। ये था द्विगु समास, केवल इतना ही होता है, आपको ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना। आपको बस ये सोचना है कि पहला वाला जो पद है वो संख्यावाची विशेषण ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहला पद संख्यावाची विशेषण, उसके बाद कोई संज्ञा। याद रखना इसमें संज्ञा का आना आवश्यक है, पूरा संख्या नहीं आएगा, एक संज्ञा जरूर आएगी, नाउन जरूर आएगी, और आगे कोई नंबर्स को शो करने वाला, संख्या को शो करने वाला, संख्या को बताने वाला पद लगा होगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा समास, जिसका नाम है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें उदाहरण किस किस प्रकार के शब्द बनते हैं। तो पहला तो आता है इसमें विलोम शब्द। तो जितने भी विलोम शब्द होते हैं वो सभी द्वंद्व समास होते हैं, लेकिन सभी द्वंद्व समास विलोम शब्द नहीं होते। दूसरा, एक दूसरे पर निर्भर शब्द। एक दूसरे पर निर्भर का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के बिना इनका कोई अस्तित्व ना होता हो, वो
और आता है सार्थक निरर्थक शब्द। ये 3 प्रकार के शब्द इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहां देखो माता पिता, ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। वहीं हम देखते हैं जलवायु, ये एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं, जल और वायु। जैसे दिन रात, ये आपके विलोम शब्द हैं। नर नारी विलोम शब्द हैं। राजा प्रजा विलोम शब्द हैं। लेकिन यहां लिखा जाए दाल भात, ये साथ रहने वाले शब्द हैं। दाल अकेले पी के पेट नहीं भरता, भात अकेले खाया भी नहीं जाता। तो दाल भात एक दूसरे के साथ रहने वाले शब्द हैं। और सार्थक निरर्थक शब्द कैसे, जैसे घर आंगन, ये भी एक दूसरे के साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं। नाक कान, ये भी एक दूसरे के साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं। सार्थक निरर्थक कैसे होते हैं, चाय वाय, जिनका एक का तो अर्थ होता है, दूसरे का कोई अर्थ नहीं होता है, वो सार्थक निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें 3 प्रकार के उदाहरण यहां पर बनेंगे। बस इतने ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं बनेगा। ये 3 प्रकार के उदाहरण ही इसमें बनते हैं। अगला इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जितनी भी संख्याओं के नाम होते हैं, संख्या, अगर कोई पूरी संख्या लिख के आ रही है आपके पास, अगर कोई पूरी संख्या लिख के आ रही है, जैसे लिख के आ जाए 21, तो हमेशा कोई ना कोई संख्या किसी ना किसी संख्या से जुड़कर बनी होती है। तो कोई भी जब संख्या का नाम, किसी भी संख्या का नाम आ जाए, 1 से लेकर करोड़ तक, कहीं तक भी, तो वहां पर द्वंद्व समास ही लगाना है। और इसको निकटवर्ती 0 वाली संख्या से अलग कर दिया करो। मतलब 20 और 1 21। अगर आपसे आ जाए एकादश में कौन सा है, तो एकादश में द्वंद्व समास है 1 और 10। द्वादश में 2 और 10। तो कोई भी संख्या का नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि वहां द्वंद्व समास लगाना है। और अगर संख्यावाची पद आता है तो द्विगु समास होता है। इसको ध्यान रखना है आपको। समास का आखिरी भेद बचा है 6वां, बहुब्रीहि। बहुब्रीहि समास होता क्या है, तो बहुब्रीहि कहता है कि हमारे जो उदाहरण हैं उनमें निकनेम आते हैं। निकनेम का मतलब है उनका वास्तविक नाम छोड़ दिया जाए, और जो अन्य नाम उनका रखा गया है विशेषताओं के आधार पर, वो सारे नाम इसमें आ जाते हैं, लेकिन बस उनमें 2 पद होना चाहिए। तो ऐसे शब्द, ऐसे उदाहरण जो किसी भी समास में आ रहे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो किसी का तीसरा नाम है, किसी का अन्य नाम है, तो वो बहुब्रीहि में ही आएगा। जैसे लंबोदर किसका नाम है, गणेश जी का। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कर्मधारय भी है। लंबा है जो उदर, तो ये कर्मधारय होगा, लेकिन इसका विग्रह अगर आपने ये कर दिया, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी, तो जिसका जहां भी लगेगा वहां बहुब्रीहि समास बन जाएगा, क्योंकि ये तीसरे की ओर संकेत करने लगता है। नीलकंठ, अपन ने इसको कर्मधारय में भी पढ़ा था, वो बहुब्रीहि में भी है। अब पेपर में कैसे आएगा, तो पेपर में आएगा नीला है जिसका कंठ, बताओ ये कौन सा समास हुआ। तो जिसका मतलब तीसरे की ओर संकेत करने लगेगा तो समझ लो बहुब्रीहि है। वो नीला है जो कंठ, केवल कंठ की विशेषता बता रहे हो तो कर्मधारय है। महादेव, महान है जो देव अर्थात शिव जी। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान जी। और सुग्रीव, सुंदर है जिसकी ग्रीवा अर्थात मोर। तो याद रखना, बहुब्रीहि समास क्या कहता है कि इसका कोई नियम नहीं है, यही कहता है। ये कहता है कि अगर कोई ऐसा नाम है जो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, किसी का निकनेम है, उसकी विशेषताओं के आधार पर रखा गया है, भले ही वो किसी भी समास में क्यों ना जा रहा हो, वो हमेशा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आता है, इसके बाहर नहीं जाता। ध्यान रखना, आप फिर उसको बहुब्रीहि समास में ही लगाएंगे। सबसे पहली जो प्राथमिकता देंगे वो बहुब्रीहि समास को ही देंगे। आज समास का टॉपिक खत्म हुआ है। कल हम उपसर्ग और प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद शब्द भंडार पर, शब्द विचार पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले क्षेत्र पर, उसके टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं। इसी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जल्द ही आपको कौटिल्य एकेडमी ऐप और कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मेरी सारी ऑनलाइन कक्षाएं, सारे ऑनलाइन लेक्चर प्राप्त हो जाएंगी। नीचे दी जा रही लिंक पर आप क्लिक करें तो आपको सभी कक्षाएं प्राप्त हो जाएंगी। कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी कक्षा अपलोड हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। लाइक भी करें, शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि वो घर बैठे भी इस चीज़ की तैयारी कर सकें। जुड़े रहें कौटिल्य एकेडमी यूट्यूब चैनल से, जिससे कि आपको MPSI की तैयारी का एक अवसर प्राप्त हो सके और आप घर बैठे बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।